HTTPS के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो ये एक्सेस किया जाएगा। ये अलाउ कौन करता है? सर्वर। तो सर्वर में हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, मीन्स इसके अंदर फायरवॉल्स लगा होगा, सभी मशीन के अंदर फायरवॉल्स लगे होते हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो जो या कंप्यूटर या फिर सर्वर, तो उसके अंदर फायरवॉल्स लगाए जाते हैं। फायरवॉल्स का काम ही होता है रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना, जेन्युइन रिक्वेस्ट है या फेक रिक्वेस्ट है, मीन्स फर्जी तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला काम सर्वर क्या करता है? वेरीफाई करता है। ठीक, तो वेरिफिकेशन पास होने के बाद वो इस एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, तो अगर वो रिक्वेस्ट मान लो आपने परमिशन दिया है कि इस एप्लीकेशन को ऑथोराइज, मीन्स HTTP रिक्वेस्ट, HTTPS रिक्वेस्ट एंड HTTP रिक्वेस्ट या SSH रिक्वेस्ट, कोई किसी भी मीडियम से अगर प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट आ रही है तो आप फुल्ली परमिशन दे के रखे हैं, तो वो सर्वर वो रिक्वेस्ट सारे एप्लीकेशंस को, मीन्स एप्लीकेशंस को एक्सेस करेगा। ठीक, तो सबसे पहला जो रिक्वेस्ट आता है स्प्रिंग बूट में जो हैंडल करता है वो होता है फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर ये एप्लीकेशन में, जो आपका एप्लीकेशन है इसमें सबसे पहला जो रिक्वेस्ट हैंडल करता है वो होता है कौन सा? फ्रंट कंट्रोलर। ठीक है, तो फ्रंट कंट्रोलर एक्चुअली है क्या? स्प्रिंग बूट में हम बोलते हैं फ्रंट कंट्रोलर, बट एक्चुअल में ये एक प्रकार की सर्वलेट है जिसको हम बोलते हैं डिस्पैचर सर्वलेट। डिस्पैचर सर्वलेट का काम क्या है? सर्वलेट पेज का काम क्या है? सर्वलेट का काम यह है कि किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेस करना। ठीक है, किसी भी रिक्वेस्ट को परमिशन देना। जैसे गेट रिक्वेस्ट आ रही है तो गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और रेस्पॉन्स रिटर्न करना। पोस्ट के थ्रू आ रहा तो पोस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट को एक्सेस करना और रेस्पॉन्स रिटर्न करना, ये सर्वलेट का काम है। तो स्प्रिंग बूट एक सिंगल पेज होल्ड किया है जिसको बोलते हैं डिस्पैचर सर्वलेट, और स्प्रिंग बूट में बोलते हैं फ्रंट कंट्रोलर। इसका काम क्या है? सिर्फ रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि स्प्रिंग बूट में और कोई भी पेज नहीं है जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल कर सके, इसलिए स्प्रिंग बूट एक सर्वलेट को प्रोवाइड करता है। तो सर्वलेट के पास क्या होते हैं? सर्वलेट आपको सभी को आइडिया है, मैंने आपको बताया लास्ट टाइम पे। सर्वलेट जो होता है, कोई भी रिक्वेस्ट सबसे स्मॉल मेमोरी कौन सी होती है? स्मॉल मेमोरी बताओ अंकित, सबसे स्मॉल मेमोरी और इससे लार्ज मेमोरी, इससे लार्ज मेमोरी, उससे भी लार्ज मेमोरी कौन कौन सी होती है बोलो? हाँ, अरे आवाज आ रही है? सर्वलेट में मेमोरी भूल गए? आकित, संजय, ठीक है, देखो सबसे स्मॉल मेमोरी जो होती है वो होती है HTTP रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो सिंपली मैं रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दे दूं, है ना? आप लोग को मालूम ही है, रिक्वेस्ट एक स्मॉल मेमोरी, दूसरा रेस्पॉन्स मेमोरी। रेस्पॉन्स मेमोरी, तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ये स्मॉल मेमोरी होती है। इसमें ये सिर्फ कंटेंट डेटा जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ब्राउजर से, उस रिक्वेस्ट को होल्ड करता है। तो रिक्वेस्ट में क्या लेके आ रहा है? URLs होते हैं, मेथड्स होते हैं, HTTP वर्जन्स होते हैं, हेडर्स होता है, इसके अंदर कंटेंट टाइप है, और साथ में बॉडी होती है, डेटा। तो एक सिंगल स्मॉल मेमोरी बोल सकते हैं इसको, बोलो यस? हाँ, तो ये एक प्रकार की स्मॉल मेमोरी है जिसमें क्या क्या कंटेंट किया जा रहा है? इसके रूट्स, इसके URLs,
वर्जन, HTTP वर्जन्स कौन सा आ रहा, और मेथड्स किस टाइप के आ रहे हैं, हेडर्स में किस टाइप का डेटा कंटेंट कंटेंट टाइप क्या है या की क्या है, पासवर्ड की एंड जो भी वैल्यूज हैं वो क्या है, और बॉडी में डेटा क्या होल्ड किया है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड्स। तो वो सभी के सभी डेटा जो होल्ड किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, वो रिक्वेस्ट की मेमोरी में, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप की मेमोरी क्रिएट होती है, उसके अंदर स्टोर की जाती है। ठीक है। दूसरा होता है कॉन्फ़िग मेमोरी। कॉन्फ़िग मेमोरी ये क्या काम करता है? कॉन्फ़िग मेमोरी ये कंप्लीट एक सर्वलेट पेज, एक सिंगल सर्वलेट पेज का ऑल इंफॉर्मेशन जो है होल्ड करता है। मीन्स ये पूरे एक पेज का डेटा स्टोर करता है, ये कहलाता है कॉन्फ़िग। जो पूरे एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करता है वो कहलाता है क्या? बोलो। कॉन्टेक्स्ट। सही है। तो 3 टाइप की मेमोरीज कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्वलेट। अरे याद रहेंगे, भूले जाओगे। तो सर्वलेट में अगर हमारे पास एक सर्वलेट है, एक रिक्वेस्ट आ रही है, समझो सपोज मतलब एक रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो रिक्वेस्ट ये जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट एक मेमोरी क्रिएट होगा और ये पास करेगा सर्वलेट को, सर्वलेट पेज को, दूसरा मेमोरी क्रिएट होगा, ये होल्ड करता है कॉन्टेक्स्ट सभी, मतलब इसके अंदर रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग सब का डेटा होल्ड करता है कौन? कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से अगर हम एक सर्वलेट और क्रिएट करते हैं, मल्टीपल सर्वलेट क्रिएट करेंगे, सर्वलेट अभी एक सिंगल सर्वलेट के लिए, अगर इस तरह से मल्टीपल सर्वलेट क्रिएट किया जाए तो कितनी मेमोरी क्रिएट होंगी इंटरनली? हाँ, रिक्वेस्ट आएगा, फिर से मेमोरी क्रिएट होगा मल्टीपल टाइम्स। कॉन्फ़िग 20 सर्वलेट पेज बनाया तो 20 टाइम मेमोरी। फिर इंटरनली ये जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उन सब की मेमोरी बाय डिफॉल्ट स्टोर की जाती है एक रिक्वेस्ट को, और जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो एक सर्वलेट पेज अगर आपके एप्लीकेशन में है, वो मेमोरी तो स्टोर करता ही है, लेकिन एक सर्वलेट पेज और होगा तो डुप्लीकेट मेमोरी क्रिएट होती है इसके अंदर। डुप्लीकेट मीन्स मल्टीपल मेमोरी। तो जितने सर्वलेट पेज होंगे उतनी मेमोरी क्या होगा? ऑक्यूपाई किया जाएगा। इस वजह से सर्वलेट में प्रॉब्लम क्या है कि मेमोरी सबसे ज्यादा वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा मेमोरी वेस्ट करता है। समझ में आया? मेमोरी। तो मेमोरी को हम यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हम यूज कर इसको सिर्फ एक सिंगल सर्वलेट पेज यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट में, और बाकी सभी जो भी रिक्वेस्ट होंगे, जो भी डेटा ट्रांसफर करने होंगे, वो सर्वलेट पेज वहां से रिमूव कर दिया गया। अब सर्वलेट पेज हम क्रिएट नहीं करेंगे, अब सिर्फ क्या करेंगे, बाकी के नॉर्मल जावा पेज होंगे। नॉर्मल क्या होंगे? सारे जावा पेज होंगे, बाकी ये एक सिंपल सर्वलेट होगा। तो सर्वलेट भी एक्चुअली क्या है? सर्वलेट एक जावा पेज ही है ना, सर्वलेट। हाँ, जैसे क्लास माई सर्वलेट, क्लास माई सर्वलेट एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट। इसलिए ये क्या कहलाता है? सर्वलेट क्लास। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड कर रहा है जो है HTTP सर्वलेट। तो सर्वलेट नाम की टेक्नोलॉजी को ये एक्सटेंड करता है। तो जैसे ही ये एक्सटेंड करेगा तो इसके पास जितनी भी इम्प्लीमेंटेड क्लास होंगी, सर्वलेट एक इंटरफेस है जिसकी इसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? उनके मेमोरी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होंगे। अगर एक सर्वलेट आपने बनाया, एक सर्वलेट उसके बाद दूसरा आपने सर्वलेट क्रिएट किया तो फिर से डुप्लीकेट होंगे। इसके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सर्वलेट 1 सर्वलेट 2, माई सर्वलेट 1 माई सर्वलेट 2। तो अगर हमें रिक्वेस्ट सिर्फ रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, ब्राउजर से रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए एक पेज की जरूरत है, तो एक पेज मेन पेज है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, तो ये अननेसेसरी दूसरा पेज क्यों, जो इंटरनली बैकग्राउंड में
मल्टीपल मेमोरी क्रिएट कर रहा है जो कि हम किसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या मैं इसको सर्वलेट से रिमूव कर दूं? नहीं, मुझे सर्वलेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरनली बैकग्राउंड में अगर इसकी 100 क्लासेस होंगी तो सभी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो 20 सर्वलेट बनाएंगे तो 20 टाइम्स आपके मेमोरी क्रिएट होंगे हीप एरिया में। सही है। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हमने सिर्फ एक क्लास बनाया और बाकी जितनी भी क्लास होंगी वो नॉर्मल जावा क्लास होंगी जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल नहीं करेंगी। तो स्प्रिंग बूट में जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है वो फ्रंट कंट्रोलर कहलाता है। कौन सा? फ्रंट कंट्रोलर। ये कौन सी क्लास होती है? इसको बोलते हैं फ्रंट कंट्रोलर। ठीक है, याद रहेगा, फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर को हम डिस्पैचर सर्वलेट भी बोलते हैं, डिस्पैचर सर्वलेट या फिर फ्रंट कंट्रोलर। डिस्पैचर सर्वलेट या फिर फ्रंट कंट्रोलर। तो ये था फ्रंट कंट्रोलर का सीन। इसलिए स्प्रिंग बूट में ये सारी चीज़ें रिडंडेंट कोड, बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक सिंगल सर्वलेट का पेज बस रखा है, बाकी सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया है। ठीक, तो यहाँ से रिक्वेस्ट फ्रंट कंट्रोलर रिक्वेस्ट हैंडल करने के बाद वो हैंडलर मैपर के पास भेजती है। तो हैंडलर मैपर एक क्लास है जो डेटा स्टोर करता है की एंड वैल्यू फॉर्म में। तो की एंड वैल्यू फॉर्म में की जो है एक प्रकार का हमारा यूआरएल है, कंट्रोलर क्या है, वैल्यू। तो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ब्राउजर से होम या सर्विस जो भी कोर्स, तो वो सबसे पहले वेरीफाई किया जाएगा ये हैंडलर मैपर क्लास के अंदर भी अवेलेबल है या नहीं। यस अवेलेबल होगा तो उस कंट्रोलर के पास भेजा जाएगा रिक्वेस्ट, नहीं होगा तो यहीं से एरर पेज रिटर्न कर दिया जाएगा यूजर को। ठीक है, जैसे लॉगिन पेज यस अवेलेबल है, लेकिन आपने जो यूआरएल भेजा था वो शायद हो सकता है लॉगिन पेज अवेलेबल नहीं है, तो रिटर्न कर देगा पेज नॉट फाउंड। ठीक, इस तरह से कि लॉगिन पेज कोई अवेलेबल नहीं है या लॉगिन कंट्रोलर ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी पेज जो रिटर्न किया जाता है वो कंट्रोलर रिटर्न करता है, डायरेक्ट आप रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रंट कंट्रोलर हैंडलर मैपर को रिक्वेस्ट भेजता है, हैंडलर मैपर उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो रिक्वेस्ट आपने भेजा है वो कौन सा कंट्रोलर से बाइंड किया गया है, वो उस कंट्रोलर का लोकेशन रिटर्न करता है। यस अवेलेबल है, यस। तो कौन सा कंट्रोलर है यहाँ पास? एक होम कंट्रोलर है और एक कंट्रोलर हमने बनाया था कोर्स कंट्रोलर। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके बेस पे यहाँ पास मैप किए जाएंगे। तो ये हमने बताया था रिक्वेस्ट मैपिंग, ये रूट यूआरएल, और ये जो है मेथड यूआरएल होते हैं। ये रिक्वेस्ट मैपिंग ये मेथड लेवल होते हैं और ये क्लास लेवल। तो एक्चुअली ओल्ड जो स्प्रिंग बूट है या स्प्रिंग बूट वर्जन में हम पहले ऐसे यूज करते थे, रिक्वेस्ट मैपिंग एंड मेथड अलग से हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, बट बाद में इसमें क्या किया गया, चेंजेस किया गया कि एक मेथड प्रोवाइड किया गया गेट मैपिंग अलग से मेथड कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वेस्ट मैपिंग को रिमूव कर दो, गेट मैपिंग ही सेम काम करेंगे, दोनों का वर्क जो है सेम है। तो इसलिए गेट मैपिंग यूज किया जाता है स्प्रिंग बूट में क्या करने के लिए, रिक्वेस्ट जो यूआरएल आ रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए। तो जो जैसे ही ये यूआरएल मैच करेगा तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट की जाएंगे। लॉजिक मींस ये मेथड, ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, और ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद ये हो सकता है जो भी आप लॉजिक लिखे हैं वो लॉजिक शायद डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हो या फिर सिंपल एक पेज रिटर्न कर रहा हो, तो वो पेज रिटर्न किया जाएगा। तो अभी कैसे डेटाबेस यहाँ से पूरी कंप्लीट लॉजिक कैसे होगी वो आगे देखेंगे बाद में। अभी आप समझिए एक मेथड एग्जीक्यूट कब होगा, जब वो यूआरएल मैच करता है। ठीक है, यूज मैच किया और ये कंट्रोलर रिटर्न क्या करता है, व्यू नेम। कंट्रोलर रिटर्न करता है, तो रिक्वेस्ट को हैंडल करना और रिटर्न करना व्यू नेम, ना कि पेज। ये कंट्रोलर हमेशा क्या रिटर्न करता है, व्यू नेम। तो व्यू नेम इसने रिटर्न किया क्या, होम व्यू का नेम है होम, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ये स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग वैल्यू
ये पास किया जाएगा फ्रंट कंट्रोलर को। फ्रंट कंट्रोलर एक डिस्पैचर सर्वलेट है, तो डिस्पैचर सर्वलेट सेंड करता है डेटा व्यू रिजॉल्वर को। क्या सेंड करेगा? व्यू नेम। तो व्यू रिजॉल्वर जो ये व्यू नेम है, इसको इसको प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में ऐड कर देता है व्यू नेम को। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्यों रिक्वायरमेंट है प्रीफिक्स एंड सफिक्स? क्योंकि हम चाहते हैं डायनेमिक पेज लोड करना। डायनेमिक मीन्स जब हमें रिक्वायरमेंट है HTML पेज की, तो HTML पेज लोड कर दे। अगर हमें रिक्वायरमेंट है JSP की, तो JSP पेज रिटर्न करे। तो जो भी एक्सटेंशन हम डायनेमिक एक्सटेंशन पास करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या ये रिटर्न करते हैं व्यू रिजॉल्वर। व्यू नेम रिटर्न करता है कंट्रोलर, और इसको ऐड किया जाता है व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से। तो प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स क्या है आपका? प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स डिपेंड करता है वो आपकी प्रोजेक्ट की क्लास पाथ में। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें क्लास पाथ होंगे। तो क्लास पाथ क्या होता है? क्लास पाथ आपका फोल्डर स्ट्रक्चर। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्लास पाथ के अंदर आते हैं। तो क्लास पाथ में जो भी सारी चीजें मेंशन की गई हैं, SRC मेन जावा, ये क्लास पाथ कहलाता है। रिसोर्स टेम्पलेट, ये क्लास पाथ है, ठीक। तो इसमें आपका ये जो डॉट एक्सटेंशन जो HTML या JSP पेज, ये एक्चुअल फाइल अवेलेबल कौन से फोल्डर में, जो फाइल जो आपने क्रिएट किया है वो कौन से फोल्डर में अवेलेबल है, इसका लोकेशन प्रोवाइड करना है किसको? व्यू रिजॉल्वर को। तो व्यू रिजॉल्वर बोलता है कि आप मुझे प्रीफिक्स बताइए कि आपका जो home.jsp पेज अवेलेबल है, इसका प्रीफिक्स क्या है, मीन्स कौन सा फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो आप क्लास पाथ में जाएंगे, चेक करेंगे क्लास पाथ के अंदर कि हाँ हमारा टेम्पलेट फोल्डर के अंदर है, या फिर इसके अंदर हमने वेब हाइफन INF या जो भी फोल्डर बनाया है उस फोल्डर का कंप्लीट लोकेशन, ठीक है। पेज का नहीं, ठीक है, HTML पेज नहीं, JSP पेज नहीं, आपको क्लास पाथ लोकेशन बताना होगा, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो क्लास पाथ लोकेशन, जैसे कि क्लास पाथ के अंदर क्या आ रहा है? टेम्पलेट के अंदर आपने एक और फोल्डर बना के रखा है माई पेज के अंदर आपने रखा है कि मॉड्यूल वाइज, जैसे कि मॉड्यूल वाइज मीन्स ये मॉड्यूल वाइज एडमिन रिलेटेड पेज या फिर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड पेज है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका है उसके अंदर आपने अलग अलग सेपरेट किया। तो जो भी आप रखेंगे उसके अंदर पेज, तो उस पेज को आपको कौन सा आपको पेज रिटर्न करना है, आपको बाय डिफॉल्ट एक बेस पैकेज बेस आपको सेलेक्ट करने होंगे किसका? HTML पेज का। तो बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं क्या? थीम लीफ के लिए। ये जो टेम्पलेट फोल्डर है किसके लिए है? थीम लीफ मैंने बताया था ना, थीम लीफ क्या होता है, ठीक है, नहीं बताया है, कोई बात नहीं, अभी थीम लीफ में आ रहे हैं। तो थीम लीफ इंटरनली टेम्पलेट फोल्डर को कॉन्फ़िगर करके रखा है इसकी क्लास पाथ को। तो थीम लीफ अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स व्यू रिजॉल्वर को बताने की जरूरत नहीं है। व्यू रिजॉल्वर बाय डिफॉल्ट इस क्लास पाथ में जाता है, चेक करता है, यस कोई भी आपने एक्सटर्नली मीन्स प्रॉपर्टी फाइल में अलग से आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो वो HTML पेज, जो भी HTML पेज आप पास करेंगे एक्सटेंशन, वो बाय डिफॉल्ट थीम लीफ के लोकेशन को हिट करता है इंटरनली, ठीक है। किसको? थीम लीफ। तो ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स वो इंटरनली ऐड करेगा और प्रोवाइड करेगा आपको एक प्रॉपर लोकेशन। तो बाय डिफॉल्ट थीम लीफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है उसका? टेम्पलेट फोल्डर ये आपका प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या है? .html। तो .html अगर जो भी पेज होंगे इसमें आपको व्यू रिजॉल्वर पास करने की जरूरत नहीं, व्यू रिजॉल्वर को बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है, अलग से कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। इंटरनली वो क्या करता है? HTML एक्सटेंशन ऐड करता है, टेम्पलेट क्या ऐड करेगा? आपका प्रीफिक्स। और बीच में ये जो ऐड होम
होम जो दिख रहा है इसको ऐड कर दिया जाएगा, या व्यू नेम, इसको बोलते हैं व्यू नेम। तो जो भी कंट्रोलर रिटर्न करता है आपको व्यू नेम, उसको इंटरनली थीम लीफ प्रीफिक्स ऐड करता है टेम्पलेट, देन होम मीन्स व्यू नेम, एंड एंड में एक्सटेंशन, इसको मिलता है कंप्लीट लोकेशन। जब कंप्लीट लोकेशन मिलता है तो व्यू रिजॉल्वर क्या काम करता है, व्यू रिजॉल्वर रिटर्न करता है, ब्राउजर पेज पे लोड करता है। क्या रिटर्न करेगा, ब्राउजर पेज पे ये पेज को रिटर्न किया जाएगा। तो सर्वर से पेज रिटर्न किया जा रहा है, कहाँ, ब्राउजर से। ठीक, तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर शायद, हाँ ये देखो थीम लीफ का कॉन्फ़िगरेशन बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आप लोग बताया था ना कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी प्रीफिक्स की कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये देखो शायद। तो ये है क्लास पाथ, टेम्पलेट्स, एंड इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और ये है सफिक्स डॉट एक्सटीएमएल। तो ये किसके लिए रूल है, किसके लिए है, स्प्रिंग डॉट थीम लीफ, जेएसपी के लिए नहीं है। अगर आप जेएसपी पेज ब्राउजर पर रिटर्न कराना चाहते हैं तो आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, मैनुअली कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, ये मैंने आज रिवाइज कर दिए। यस सर। हाँ, अच्छा, अब आते हैं कल आप लोगों का गेट वर्कशॉप रहेगा, गेट का स्टार्ट हो रहा है, मैवन हो गया ना कंप्लीट। गेट वर्कशॉप आज एक्चुअली था, बट डेवऑप्स टीम जो है अभी इस समय थोड़ा कुछ बिजी है कामों में, तो बोले कि कल से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा 2 बजे रहेगा सर? हाँ 2 बजे रहेगा। ठीक है सर। हाँ, 2 से 3 रहेगा, ठीक है। जो ये है ना आप लोग का SB12, अरे ये कहाँ है दोनों, शिवम और रितेश? शिवम, रितेश चले गए क्या? हाँ हाँ, अच्छा ज्वाइन ही नहीं किए। हाँ, ये तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया, बनाया, मैंने बोला था ना चेक करने के लिए। यस सर, ये तो हार्ड कोड आपने रिमूव करना बताया था सर, कैसे वैल्यू रिमूव करते हैं हार्ड कोड। हाँ, हार्ड कोडेड वैल्यू रिमूव करने के लिए हो गया ना क्लियर आप लोगों को? जी सर। चलो ठीक है। और जिनका अभी नहीं हुआ है, जैसे कि न्यू स्टूडेंट कौन है अभी, कोई ज्वाइन हुआ ना? यस सर। नहीं, यस सर। संजय नहीं हुआ होगा कुछ को। यस हाँ सर। हाँ ठीक है। तो अरे ये इसका कोई किसी के पास वीडियो लेक्चर है क्या, हार्ड कोडेड वाला वीडियो, मतलब रिकॉर्डिंग क्या है? एक्चुअली मैं शायद नहीं किया था, मेरे पास वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है उस दिन का। अगर किसी के पास होगा ना तो एक काम करना, संजय को दे देना, ठीक। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो मेरे पास है मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग, प्राइवेट रहेगा, आप लोग देख लेना, ठीक है, या उसको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो इधर देखो, क्लोज ऑल। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आज, फिर इसके बाद कंप्लीट देखेंगे, ठीक। हाँ, तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर चलते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं इनिशियलाइजर से। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। संजय अभी जैसा मैं अभी प्रैक्टिकल अभी बता रहा हूँ वैसा आप कॉपी कीजिए, यस सर। बाद में जो टॉपिक छूट गया वो कवर करवा देंगे दोबारा, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट मैवन और जावा
3.3 Spring Boot. Group ID, group name org.ait.com. Artifact project name uh, first web app. फर्स्ट वेब ऐप, आई थिंक इसको मुझे टॉप पे लेना है, तो A1 में लिख रहा हूँ, A1_ फर्स्ट वेब ऐप. बेस पैकेज AIT.com. पैकेजिंग जार होगी अवार इस टाइम पर. अब हमें पैकेजिंग कौन सा करना है वेब ऐप के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, इंटरनेट बेस्ड जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे, जार या वार पैकेजिंग, बोलो. सर वो वार पैकेजिंग, फिर बात ठीक है, वार पैकेजिंग, ठीक है, तो ध्यान रखना वार पैकेजिंग करना. डिपेंडेंसीज, कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे इसके लिए, वेब सर स्प्रिंग वेब. हाँ स्प्रिंग वेब. तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं. क्यों स्टार्टर, क्योंकि ये सिंगल स्टार्टर ऑल रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर देती हैं आपकी इंटरनेट से आपके प्रोजेक्ट में, ठीक. तो इसलिए हम अभी सिंपल एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं वेब. और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है हमें, फिलहाल के अभी कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल एक सिंगल डिपेंडेंसी ऐड कीजिए, फिर धीरे धीरे मैं ऐड करते जाऊंगा, अभी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. जनरेट कर दे, यस, प्रोजेक्ट जनरेट AIT फर्स्ट, और इधर से Ctrl+X करते हैं, चलते हैं आपके वर्क स्पेस में, जावा फुल स्टैक को बैकएंड SP12 वर्क बेस्ट एक्सट्रैक्ट, इसको करते हैं रिमूव. वर्कस्पेस import existing main project, next browse directory, project name A1 first web, select folder and finish. यहाँ डाउनलोड हो रहा है आपका डिपेंडेंसीज 99, डाउनलोड रिसोर्स Maven प्रोजेक्ट, ठीक है, यस. चलो ये हमारा क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर SRC AIT प्रोजेक्ट. तो जब जार पैकेजिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, एक सिंगल मेन क्लास, है ना, एक मेन क्लास मिलता है, मेन मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर क्लास या स्टार्टिंग पॉइंट, एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक. नेक्स्ट एक मिलता है आपको सर्वलेट इनिशियलाइजर. इस सर्वलेट इनिशियलाइजर एक क्लास है, सर्वलेट पेज है, जो एक्शन करता है स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर, ठीक है. इसको एक्सटेंड करता है स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर. ये इंटरनली वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर को इम्प्लीमेंट किया है. इसके पास सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट टाइप का क्या लेता है, इनपुट, और थ्रोस करता है एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक है, मालूम है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट. तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है जो इंटरनली ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जकार्ता, ये क्या है, कंटेनर्स है, गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, सर्वलेट के सारा सर्वलेट की इंफॉर्मेशन के लिए
तो अभी इसको स्किप कर दो सभी चीज़ें, फिर आगे चल के बताएंगे क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से। ठीक है, गेट माइम टाइप। माइम टाइप क्या होता है, किसको मालूम है ना? सर्लेट में मैंने बताया था माइम टाइप। हाँ, माइम टाइप, हेलो, नहीं आता है, भूल गया। माइम टाइप, गेट माइम टाइप स्ट्रिंग। बताओ क्या नाम है संजय, आइडिया है क्या माइम टाइप के बारे में? नो थोड़ा सर, बहुत बेसिक? नो सर, नो। माइम नहीं है, ठीक है। दर्शन, माइम टाइप बोलो यार। नहीं, हैप्पी, किसी को नहीं आइडिया है? अरे सर्लेट में बताया था ना माइम टाइप्स क्या होते हैं। हुँ? देखो, माइम टाइप मीडिया टाइप भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, माइम टाइप। तो माइम टाइप को जो है, ये इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को अलाउ करता है, किसको? इंडिकेटिंग द नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल और ये समथिंग्स माइम टाइप और डिफरेंट स्टैंडर्ड। देखो, तो यहाँ पास स्ट्रक्चर ऑफ माइम टाइप डेटा सिंपल ऑफ, इधर माइम टाइप में माइम टाइप लेगेसी जावास्क्रिप्ट माइम टाइप ये देखो, एप्लीकेशन हाइफन जावास्क्रिप्ट, एप्लीकेशन एक्मा स्क्रिप्ट, एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट, ये सारे माइम टाइप होते हैं। किसी भी टाइप का आप डॉक्यूमेंट एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका टाइप किस टाइप का होना चाहिए, तो ये बताता है माइम टाइप। तो माइम टाइप जब हम फाइल अपलोडिंग, फाइल डाउनलोडिंग, जब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पे, और फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं। किसी भी पीडीएफ फाइल है, इमेज है, जिफ है, पीएनजी फाइल है, कोई इमेजेस है, और डाउनलोड करते हैं कहाँ, सर्वर से। तो उसका टाइप हमें बताना होता है, किस टाइप का आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट तो है नहीं। किस टाइप का इसका एक्सटेंशन, जिफ हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, ये क्या कहलाते हैं सब, माइम टाइप। तो ये एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, एपीएनजी, एवीआई, जेपीजी, जेपीजी इमेज है, ये एसवीजी इमेज। तो किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं सर्वर पे, इसका बताना पड़ता है माइम टाइप, और इसके लिए हम यूज करते हैं मल्टी पार्ट या फॉर्म डेटा। तो एमवीसी के बाद, एमवीसी में ही, या एमवीसी और जेपीए दोनों कंप्लीट होने के बाद हम ट्रांसफर करेंगे डेटा ब्राउजर से, कहाँ, ब्राउजर से अपलोड करेंगे, अपलोड सर्वर पे डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें माइम टाइप मालूम होना चाहिए कि माइम टाइप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पास देखो, यहाँ पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताया है कि फाइल का नेम और फाइल का टाइप। तो ये जो टाइप है, ये कैसे इसने बताया कि ये फाइल जो है इमेज डॉट जेपीजी है, कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है। तो ये जो कॉन्फ़िगर किया है इमेज डॉट जेपीजी, ये आया माइम टाइप, है ना, दिख रहा, इमेज डॉट इमेज हाइफन जेपीजी, ये सारे टाइप्स होते हैं माइम टाइप। तो माइम टाइप आगे चल के देख लेंगे, बता देंगे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आगे आपको फाइल फाइल हैंडलिंग, फाइल अपलोडिंग, डाउनलोडिंग में आपको हेल्प करेगा। ठीक, चलो लोग क्या देख रहे थे, अच्छा इधर। तो ये देखो माइम टाइप, तो वेलकम डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल, लॉग इन जेएसपी। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें ऑटो इसमें पहले से कॉन्फ़िगर की गई है ना, ऑटोमेटिक, कि बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज, यहाँ पास रिटर्न, सारी चीज़ें। अच्छा, आप लोगों को मैंने ये
डॉक्यूमेंट क्रिएशन बताया था क्या, कैसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का? हेलो, ये नहीं सर, नहीं बताया था ये सर। अभी नहीं बताया ना? नहीं सर। नो सर। अच्छा। तो ये तो काफी इम्पोर्टेंट है यार, कैसे छूट गया? चलो कोई बात नहीं। तो ये एक्चुअली ये जो सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ऐसा डॉक्यूमेंट क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है, आप देख रहे हैं? ऐसा डॉक्यूमेंट्स क्यों जनरेट किए हैं, इतना लेंदी कोड, इतना ये सारी चीजें। यहाँ कोड बी आर टैग, क्या मीनिंग है बी आर? बी आर टैग लगा रहे हैं इधर ब्रेक लाइन, तो ये बी आर टैग तो HTML का टैग है ना? क्यों? यस सर। बी आर टैग HTML का है, ये कोड टैग HTML का है, सारे ये सब कोड टैग ओपन हो रहे हैं, यहाँ पास एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं। हो सकता है आपके ब्राउजर पे, क्यों? क्योंकि HTML फॉर्मेट में सारी चीजें बनी हुई है। ये डॉक्यूमेंट इंटरनली देखो HTML बना गया, पी मींस पैराग्राफ। हाँ, ये ब्राउजर पे। तो क्या होता है एक्चुअली, देखो रियल टाइम में जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते मीन्स कोई एपीआई बना रहे हो, तो एपीआई जो बनाए हैं वो एपीआई सिर्फ आप समझ सकते हैं, लेकिन दूसरा डेवलपर कैसे समझेगा जिसको आप एपीआई प्रोवाइड कर रहे हो? आप एपीआई प्रोवाइडर हो, तो एपीआई कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि अरे एक्चुअली इसमें लिखा क्या है, कैसे समझेगा? तो वो इतना लेंदी कोड नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतना लेंदी कोड वो देखे। तो वो सीधा बोलता है कि मुझे इसका डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो। तो सबसे पहले आप क्या प्रोवाइड करेंगे? डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा? क्या आप डॉक्यूमेंट में इधर सारी चीजें लिखेंगे, HTML पेज बनाएंगे? नहीं, आप कोड बनाइए। इसका आप कोड लिखिए सिंपल, कौन सा मेथड है, कौन सा क्या काम है, और ये इंटरनली जावा डॉक कमांड। स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बेसिक जावा की क्लास में जावा डॉक के बारे में बताया था, नहीं याद होगा? अभी बता देते हैं एक रियल टाइम यूज क्या है इसका। जावा जावा और हाँ, कंपाइलर बताया था, एक मिनट। यहाँ पास बाइनरी फोल्डर के अंदर जावा सी, जावा डॉक है ना? ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर, इसका क्या काम है? जावा डॉक, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना। तो जो भी आपके पास एप्लीकेशन आपने बनाया है, उस एप्लीकेशन का कंप्लीट GUI डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है। कैसा? ऐसे, जैसे मुझे सन माइक्रो सिस्टम के डॉक्यूमेंट देखने हैं, तो J2SE J2SC J2SC API डॉक्यूमेंट, और एक जावा 8 हो या कोई सा भी डॉक्यूमेंट है। बताओ कोई सा भी क्लास का नेम, java.util स्ट्रीम, या ले लो आपका सिंपल जावा लैंग पैकेज, है ना? जावा.लैंग सभी लोग फेमिलियर हो जावा.लैंग से? यस। जावा.लैंग में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लासेस बुलियन, बाइट, कैर, कंपाइल, डबल, इनम, फ्लोट, मैथ, नंबर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैकेज, ये सारी क्लासेस है। यस। ऑब्जेक्ट क्लास में अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें, java.lang पैकेज, क्लास ऑब्जेक्ट पैकेज, पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पास? क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ द क्लास हायरार्की। ठीक है, समझे? ये इसके बारे में सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी इसके गाइडलाइंस है, क्या काम करते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं? कितने मेथड्स है, कौन कौन से मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है, नोटिफाई, कौन कौन से मेथड है, सब कुछ यहाँ पास रीडेबल फॉर्म में है ना? इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यस। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि यही चीज कंट्रोल शिफ्ट टी, कौन सी क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास ना, जावा.lang पैकेज। हाँ,
अब मैच करो यहाँ से सारा टॉप से, पैकेज का नेम जावा डॉट, क्लास का नेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या है उसके पास, यहाँ पास हायरार्की में ये लो, हाँ सबसे टॉप पे देखो, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कैसे बनाए जाते हैं वो भी बता दूंगा मैं, बट अभी आप यहाँ से देखो, मैच करो पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक, पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, क्लास इज द रूट ऑफ क्लास हायरार्की, क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ क्लास हायरार्की, है मैच एकदम एज इट इज, क्यों कुछ चेंजेस नहीं, ये करली ब्रेस एट कोड ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये कोड है, ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ कोड टाइप में दिया गया है बताने के लिए, ये HTML के सारे कोड्स हैं, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ताकि ऑब्जेक्ट सर्च करोगे तो उसके हिसाब से मिलेगा। तो एवरी क्लास हैज दिस एज ए सुपर क्लासेस और ये, और SE इसका क्या मीनिंग है, एट सी सिंस, तो ये एनोटेशंस है, ये आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, कैसे बनाओगे आप अपना डॉक्यूमेंट खुद का, मैं बता दूंगा। तो ये सी, सिंस, ऑथर्स, पैरम्स, ये सारी चीज़ें आप एनोटेशंस के बेस पे आप मेंशन करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्टर है, कौन सा है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ये जो डॉक्यूमेंट्स कमेंट होते हैं, डॉक कमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक कमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, // एंटर। तो जैसे डॉक कमेंट, ये मैंने बनाया था ये, तो डॉक कमेंट ये मेथड है, // एंटर, ये है डॉक्यूमेंट्स कमेंट। कितने टाइप्स के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स कमेंट, 3 टाइप्स के कमेंट होते हैं ना, इनलाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट्स कमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स कमेंट कैसे देते हैं इससे, तो ये डॉक्यूमेंट जो कमेंट होगा जब हम इसको जनरेट करेंगे इसकी डॉक्यूमेंट, तो ये जो भी सारी चीजें यहाँ मेंशन करोगे वो डिस्प्ले होगा कहाँ, ब्राउजर पे, ठीक, देखो। तो ये समझ में आया, तो जो भी कंस्ट्रक्टर होंगे, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर है, कितने मेथड्स है, इंस्टेंस है, सारा चीज ये यहाँ पास आपको डिस्प्ले किया जाएगा इसके बेस पे। तो यहाँ ये चलते हैं, यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो आप हायरार्की दे सकते हैं, ये पैराग्राफ्स, ये जो उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, सारे डिस्क्रिप्शंस, मेथड्स, ये सब A to Z आपको डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। क्लियर, चलो एक क्लास ले लूंगा, आप लोग को पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है, कैसे डॉक्यूमेंट्स आप जनरेट करेंगे, कैसे आप क्रिएट करेंगे। चल यहाँ स्किप कर दे इसको, हेलो बोलो, स्किप कर दें कि जानना है पूरा, हाँ अभी तो नहीं जानना है ना, बता देंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा अभी हम लोग API बनाना सीख जाए, फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर्स कैसे काम करते हैं, वैसा आपको सारा काम सिखा दूंगा, ठीक। तो ये अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दो इन सारी चीज़ों को। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा इधर उधर चला जाता हूँ, क्या स्टार्ट करना था, क्या बता रहा था यार, एक्सेप्शंस। तो सर्लेट, तो बाय डिफॉल्ट किसको, कौन से क्लास को एक्सटेंड करता है, सर्लेट को। तो सर्लेट इनिशियलाइजर, तो ये क्लास हमें स्प्रिंग बूट, जब हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट 2 क्लासेस मिलती हैं, वो कौन कौन सी क्लास हैं, फर्स्ट मेन क्लास जिसको बोलते हैं रूट क्लास या फिर एंट्री पॉइंट, दूसरा मिलता है आपको सर्लेट इनिशियलाइजर, जो क्या काम करता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है, जिसको बोलते हैं फ्रंट कंट्रोलर, ठीक है, क्लियर, फ्रंट कंट्रोलर। या तीसरा जो है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये एक इनपुट फाइल है, ये आपकी इनपुट फाइल है, जो किसको बताता है, आपको कंटेनर को, किसको, कौन से कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर। तो स्निपिंग टूल और स्निपिंग टूल, SRC, टारगेट और
mean ज़्यादा फॉर्म XML कंट्रोल सेव करना पड़ेगा ना, सेव कर लो ड्राइव और तो स्ट्रक्चर ठीक है। समझो, तो यहाँ हमारे पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है कौन सा, कंटेनर, IOC कंटेनर। IOC कंटेनर, IOC कंटेनर का काम क्या है, जो भी बेस पैकेज, क्योंकि मैंने आपको कंपोनेंट स्कैन के बारे में स्टार्टिंग में बताया है, तो कंपोनेंट स्कैन क्या करता है, बेस पैकेज को फाइंड करता है और उस बेस पैकेज के बेस पर वो ऑल जावा क्लासेस, जितने भी जावा क्लासेस हैं उन सभी का ऑब्जेक्ट्स जो है IOC कंटेनर क्रिएट करता है इंटरनली। तो IOC कंटेनर को एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, आपका ये प्रोजेक्ट क्लास या फिर आप इस प्रोजेक्ट की पेरेंट क्लास, पेरेंट प्रोजेक्ट। ये क्या है, आपका प्रोजेक्ट, चाइल्ड प्रोजेक्ट, ये कॉल करता है किसको, पेरेंट प्रोजेक्ट को। ये पेरेंट प्रोजेक्ट क्या, कौन है पेरेंट प्रोजेक्ट, हाँ पेरेंट प्रोजेक्ट कौन है यार, पेरेंट प्रोजेक्ट स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग बूट ना, स्प्रिंग बूट पेरेंट प्रोजेक्ट है। तो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आप चाहते हैं कि IOC कंटेनर को स्टार्ट किया जाए, तो स्टार्ट करने वाला कौन है, वो है पेरेंट प्रोजेक्ट। ठीक, पेरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है किसको, IOC कंटेनर को। ठीक, IOC कंटेनर की कुछ क्या है, रूल्स हैं कि पेरेंट स्प्रिंग बूट से बोलता है, स्प्रिंग बूट आप मुझे क्लास प्रोवाइड करें और इनपुट फाइल। तो IOC कंटेनर को क्लासेस, तो ये क्लासेस जो स्कैन किए जाएंगे, तो स्प्रिंग बूट जो है इसके पास एक स्पेशल नोटेशन है। वो एनोटेशन क्या काम करता है कि जैसे ही फर्स्ट स्प्रिंग बूट की क्लास, मेन क्लास जैसे लोड होती है, तो इसको लोड करने से पहले, मेन क्लास एग्जीक्यूट करने से पहले, ये ऑल रिक्वायर्ड क्लासेस, ऑल डिपेंडेंसीज, ऑल प्रॉपर्टीज फाइल, ऑल जितने भी चीजें हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, इन सभी को लोड करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को लोड करता है कौन, एक सिंगल एनोटेशन जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का यूज क्या है, जो भी क्लासेस है इन सभी क्लासेस को लोड करना। तो इसकी हेल्प से, तो
सबसे पावरफुल जो है वो एक सिंपल एक एनोटेशन है जो स्प्रिंग बूट के पास है। वो कौन सा एनोटेशन है? @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ये ऑल क्लासेस को लोड करेगा। लोड करने के बाद कैसे लोड करता है? इसके पास इंटरनल फीचर्स हैं। कौन कौन से हैं? ये सारी चीजें, ये कॉन्फ़िगरेशन करना, कौन कौन सी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन करना, ऑटो एनेबल करना। ऑटो एनेबल मीन्स जो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट फीचर प्रोवाइड कर रहा है उन सभी को एनेबल कर देना। ऑटोमेटिक ऑटो एनेबलिंग मीन्स ऑटो कॉन्फ़िगर हो गए। और ये कंपोनेंट स्कैनिंग, जो भी बेस पैकेज प्रोवाइड करेंगे, जो बेस पैकेज प्रोवाइड किया गया है उसके बेस पे वो कंपोनेंट को स्कैन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि उनको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक, अच्छा, अब दूसरा, तो ये तो है क्या, ऑब्जेक्ट्स की बात किया जाएगा कि इसका आपको क्लास दिया जाएगा और क्लास को लोड करना है, या क्लास लोड कर दिया गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्रिएट किया है इसी कंटेनर, किसके कहने पे, इसके कहने पे, या इसने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद लोड किया गया यहाँ पर। तो इसी तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट। दूसरा काम, तो देने वाला काम कौन कर रहा है? इनपुट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। तो यहाँ एक क्लास हो या एक से ज्यादा क्लास हो, ये सारी क्लासेस, ये क्लासेस जो है ये डिपेंड करते हैं किसमें, सॉरी क्या बोलते हैं, इसको प्रोवाइड करना है किसको? एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के बेस पे। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी वो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी फाइल है। ये कंटेन करता है की एंड वैल्यू। ये रूट बताता है कि हे कंटेनर, आपको इस क्लास का जो है, इसके अंदर मान लो, तो मैंने एक सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ एक वेरिएबल है वैर, सॉरी वैर नहीं, क्या है इसमें, इंट आईडी। इंट आईडी वेरिएबल है, इसके अंदर डेटा इनिशियलाइज करो इसके अंदर वैल्यू। तो इसके लिए हम यहाँ पास प्रॉपर्टी फाइल में बाइंड करते हैं की एंड वैल्यू। तो की इस टाइम पर क्या है, कौन सा की है? की एंड वैल्यू। तो की मैंने बोल दिया कि की है यू आई डी यूजर डॉट यू आई डी। ठीक है, मैं डॉट यू आई डी लिख रहा हूँ। ये की है जिसके अंदर वैल्यू है 101 की एंड वैल्यू। ठीक, बेसिक समझना है, बेसिक समझना, प्रॉपर्टी फाइल है। अब यहाँ ये सिंगल वैल्यू को हम बाइंड करते हैं किससे? एट वैल्यू एनोटेशन से। ठीक, एट वैल्यू एनोटेशन कैसे बाइंड करते हैं? एक्सप्रेशन के थ्रू। थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें दिख सके। एट एक्सप्रेशन वैल्यू, इसके अंदर कोट्स एक्सप्रेशन की एंड दिस वैल्यू, और यहाँ होगा डॉट यू आई डी। इतना ज्यादा बड़ा क्यों हो गया? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फाइल ये सर्वर में मीन्स कंटेनर पे लोड की जाएगी। इसका भी ऑब्जेक्ट क्या है, एक प्रकार से इसको आप मानो कंटेनर नहीं, इसको एक प्रॉपर्टी फाइल है, सिंपल एक फाइल है जो लोड किया गया है जब भी कंटेनर एग्जीक्यूट होता है। कंटेनर एग्जीक्यूट होगा तो फाइल लोड करेगा, और इस फाइल से
बाइंड किया जाएगा इसकी की। इस की के बेस पे इसके अंदर वैल्यू क्या है असाइन की गई है, इस वेरिएबल के अंदर मेमोरी क्रिएट होगा और इस मेमोरी में आईडी नाम की मेमोरी में असाइन किया जाएगा वैल्यू 101। जब भी इसका ऑब्जेक्ट आप चाहेंगे ट्राई करने के लिए कि नहीं मुझे वैल्यू प्रोवाइड करो, तो आपको इसका बीन, इसका जो भी डिटेल्स है इसको एक्सेस करेंगे इस बीन को और कॉल करेंगे आईडी वेरिएबल को। तो आईडी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा इस टाइम पे 101। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये जो भी क्लास है, मान लो इस क्लास का नेम कुछ भी ले लो, हेलो, ये h1 क्लास है, h1 क्लास डॉट रेफरेंस, इसके पास क्या है आईडी, तो आईडी आप प्रिंट कराओगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 101, क्योंकि यहाँ पास असाइन किया गया। तो किसके बेस पे असाइन किया गया है यहाँ पास, हाँ, जो भी आप की मेंशन करोगे यहाँ पास प्रॉपर्टी फाइल के अंदर, तो इस प्रॉपर्टी फाइल के अंदर की आपने बनाया यूआईडी और असाइन किया 101, तो वहाँ 101 प्रिंट होगा, और यहाँ आपने वैल्यू चेंज किया 102 किया तो 102 प्रिंट होगा। तो ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो रहा है ना, यहाँ से बाहर से जो भी आप चीजें यहाँ चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर रहा है कंटेनर के अंदर। यस, कंटेनर के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी फाइल में हम प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रीफिक्स एंड सफिक्स की है, प्रीफिक्स और सफिक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही सर्वलेट इनिशियलाइजर ये सर्वलेट इनिशियलाइजर क्लास जब लोड होगा तो इंटरनली इसको इनपुट्स कहाँ से मिलेगा, इनपुट इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस, सर्वलेट इनिशियलाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जो भी इनपुट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं आपको ये प्रीफिक्स दे रहा हूँ, ये मैं आपको सफिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मैं ये व्यू नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू पास किया जा रहा है, इनपुट के थ्रू, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू इनपुट पास किया जा रहा है किसको, कंटेनर को। कंटेनर इंटरनली हैंडल करता है। तो ये मैं आप सारी चीजें तो नहीं बता सकता, बट आपको बेसिक मैंने बता दिया ताकि आप लोग रिलेट कर सको कि जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो इनपुट कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ये चीजें आप बस ध्यान रखो। ठीक है, तो ये इसको मैं इनपुट फाइल बोल सकता हूँ। हेलो, इनपुट फाइल जो भी की वहां से बाइंड किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा, इतना याद रहेगा। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, तो हाँ इनपुट ध्यान रखो। तो अब यहाँ चीजें अभी काफी चीजें हैं, इसको मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर डे बाय डे आपको बताते रहूंगा। ये मैवन डिपेंडेंसी है, टारगेट फोल्डर्स है, आपको मैवन की क्लास देखना तो यहाँ पर सारे आपको समझ में आ जाएंगे कि इसके पीछे का सारा लॉजिक क्या है। ठीक है, ये सब क्या है, ये मैवन का पार्ट है ना। मैवन क्लास, मैवन वर्कशॉप जो लोग अटेंड किए होंगे उनको ये देख के लग रहा होगा साहब ये मैवन का है। मैवन डिपेंडेंसी, टारगेट फोल्डर, मेन क्लासेस, टारगेट फाइल, ये टारगेट फाइल है, और ये जनरेटेड M2 रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास कुछ बचा क्या, नहीं ना, बस सिंपल एक इनपुट फाइल बची, ये टेम्पलेट जिसके अंदर हम क्या जा रहे हैं, व्यू। ठीक है, ये कौन सा है, हाँ व्यू। तो जो व्यू होंगे मीन्स यूआई इमेज, CSS और जावास्क्रिप्ट, CSS, अरे देख लेना यार, CSS एंड JS, माउस से लिख रहा हूँ ना इसलिए, GSS। और बचा क्या यार, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर में कुछ बचा क्या है? अरे कुछ है क्या फोल्डर स्ट्रक्चर में? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ये pom.xml है, ये pom.xml ये भी इनपुट है, लेकिन ये इनपुट किसको प्रोवाइड करता है, ये इनपुट फाइल है ना, ये भी इनपुट फाइल है हाँ ये भी इनपुट फाइल है, बट ये किसको इनपुट प्रोवाइड करता है, ये इसको प्रोवाइड करता है मैवन के लिए, ये मैवन और ग्रेडल के लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पास लिख दूँ, इनपुट फाइल फॉर मैवन और ग्रेडल, मैवन और ग्रेडल के लिए।
तो Maven और Gradle को आपको इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, pom.xml फाइल। तो जब भी आप Maven प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको pom मिलता है, pom.xml फाइल। Gradle आप क्रिएट करोगे तो क्या ये pom.xml मिलेगा, यस या नो? नहीं, क्यों? क्योंकि Maven प्रोवाइड करता है आपको pom.xml, Gradle नहीं। ठीक है, Gradle सपोर्ट नहीं करता है। Gradle में आपको Gradle फाइल मिलती है, एलिफेंट मिलेगा, एलिफेंट की उसका जो सिंबल होगा एलिफेंट, Gradle फाइल मिलती है, बिल्ड Gradle बिल्ड। तो अभी बता रहे हैं Gradle क्या है, लेकिन XML फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि टोटली स्प्रिंग बूट जो है XML को रिमूव कर चुका है। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तो XML सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि XML से क्या हो रहे हैं, लेंदी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेंदी होता है। तो जिसकी वजह से स्प्रिंग बूट ने XML को क्या किया है, रिमूव कर दिया गया है। अच्छा, कभी भी इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे क्या पूछेगा, अच्छा ये बताओ कि स्प्रिंग बूट जब XML फाइल, web.xml फाइल मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसको सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स स्प्रिंग बूट आप बोलोगे ना कि XML फाइल सपोर्ट नहीं करता, XML को रिमूव कर दिया गया, यस XML कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दिया गया, लेकिन फिर भी pom.xml है अवेलेबल, क्यों स्प्रिंग pom.xml क्यों सपोर्ट कर रहा है? जब स्प्रिंग बूट ने टोटली रिमूव कर दिया XML को, फिर भी ये XML फाइल क्यों सपोर्ट करता है? तो समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट को, ये आपके स्प्रिंग बूट के लिए नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके लिए है, Maven के लिए। ये Maven को कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है। आप Maven यूज नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा, आप Maven मत यूज कीजिए। समझ में आया? हेलो? तो ये स्प्रिंग बूट टोटली रिमूव कर दिया है, लेकिन Maven ने रिमूव नहीं किया है। अरे हाँ, तो हमें XML फाइल नहीं मिलेगी। तो स्प्रिंग बूट नहीं यूज करता है XML फाइल, लेकिन Maven यूज करता है XML फाइल। इस वजह से Maven क्रिएट करके दे रहा है हमें XML फाइल, ना कि स्प्रिंग बूट। ठीक है। अच्छा, हेलो सर। सर अगर ग्रेडल यूज किया तो ऊपर का फोल्डर स्ट्रक्चर सेम रहेगा क्या, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के ऊपर का? हाँ, ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ नीचे का चेंज हो ये जाएगा। pom.xml फाइल में आएगी। मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक, अभी देखो ठीक है सर। कितना टाइम नहीं लगेगा बस। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, देखो सर्वलेट इनिशियलाइजर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ सिंपल है। इनिशियलाइजर एक्चुअली मेरे HTS में काफ़ी चीज़ें मैं कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ ना, एंगुलर, रिएक्ट, UI चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सर्वर्स कॉन्फ़िगर हो गई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट नहीं हो रहा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंटरनल, इस वजह से मैं इनिशियलाइजर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ग्रोवी, कॉटलिन, Maven और ग्रेडल फॉर ग्रूवी, कोटलिन, सिंपल ग्रेवल ले दिए। ये एक्चुअली ग्रूवी जो है ये एक्सटेंशन है, जावा का एक्सटेंशन है ये सब। कोटलिन ग्रूवी मीन्स जावा का यूज करके ये लैंग्वेज बनाए गए हैं, ग्रूवी लैंग्वेज। और org.ait.com प्रोजेक्ट नेम डेमो प्रोजेक्ट और बेस पैकेज AIT.com पैकेजिंग वेयर और नेक्स्ट सिंपल ऐड वेब
Generate project. Backend. Import browse हाँ demo project oh sorry browse existing project में नहीं क्या यूज करना है Gradle ना Gradle next और E drive backend project name next and finish एक्चुअली इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी मांगता है ठीक है मैं आपको जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बता देंगे जब ग्रेडर पे काम करेंगे अभी सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ग्रेडल यूजर होम अच्छा एडवांस में ये आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा ग्रेडल यूजर होम और ये यूजर होम डेबियन इस वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी है अच्छा ये थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं इसको रिमूव करें ठीक है ठीक है फिर से ओपन करते हैं HTS launch import Gradle existing project next
अच्छा एक काम करो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा, कल देख लेंगे, ठीक है, कल बता देंगे। ओके सर। लोडिंग ले रहा है। स्टक हो गया। प्रोसेसिंग में लग जाता है थोड़ा सा, इधर उधर मिस्टेक होगा तो तुरंत लोडिंग में चला जाता है। एंड टास्क अच्छा आप उसको छोड़ो, मैं आपको फोल्डर इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं देख लो, वहाँ काम एक ही करना है, प्रोजेक्ट तो करना नहीं। यहाँ देखो, तो ये है ग्रेडल फोल्डर, ये आपको ग्रेडल फोल्डर देगा, इसके अंदर SRC, टेस्ट मेन, रिसोर्सेस, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ सेम है। और यहाँ आपका जावा के अंदर EIT.com, और इसके अंदर सेम फाइल, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखो, इनपुट फाइल्स स्लो क्यों चल रहा है। ये है build.gradle, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन एडिट, ये आपका ग्रेडल, जो वहाँ pom.xml था, ये है क्या, ग्रेडल। तो ग्रेडल में ये डिपेंडेंसीज हैं, ये जो हम डिपेंडेंसी मैंने अब ऐड किया था, या स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट, इस तरह से। अब जो भी आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, आप सिंपल आप जाएं, यहाँ पास कॉपी कीजिए तो ग्रेडल की एम्बियन रिपोजिटरी और यहाँ पास पेस्ट कर दीजिए, और बाकी कुछ नहीं। ये ग्रेडल का प्लगइन्स वर्जन है, कौन से पैकेजिंग, जार वैट, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, पैरेंट, और जो ग्रुप आपने बनाया था AIT ORG ग्रुप, मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, वर्जन एंड जावा का जो आपका लैंग्वेज है कौन सा है, 17 JDK 17 वर्जन, ये सारी चीज़ें। रेपोजिटरी से रिलेटेड की रेपोजिटरी मैवन, आपको मैंने बताया था मैवन, तो क्या होता है वहाँ पर सेंट्रल से एक बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रल रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड करता है वहाँ से लोड करने के लिए, लेकिन एक कंपनी का है, कंपनी के लिए हम यूज़ करते हैं रिमोट बेस और लोकल रिपोजिटरी। 3 टाइप की हमारी रिपोजिटरी होती है, कौन कौन सी होती है, रिमोट रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रल रिपोजिटरी और ये टेस्ट की, बस सिंपल वही है। तो आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है, डिपेंडेंसी ऐड कीजिए, कहाँ से, मैवन रिपोजिटरी में जाइए, मैवन रिपोजिटरी, ये एक्चुअली क्या होती है, लाइट वेट होता है, डायरेक्ट MVN, तो MVN रिपोजिटरी, mvnrepository.com, और यहाँ क्लिक, और कोई सी भी डिपेंडेंसी का नेम, जैसे कि मैं अभी फिलहाल के लिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक, एक डिपेंडेंसी में सर्च कर रहा हूँ, और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट, तो अभी आप जो सर्च कर रहे थे डिपेंडेंसी मैवन रिपोजिटरी, यहाँ पास ये डिपेंडेंसी आपकी मैवन की है, बट अब क्या चाहिए हमें, ग्रेडल की। तो ग्रेडल की डिपेंडेंसी देखिए मिला आपको,
ये सिंपल, इसको कॉपी और यहाँ इधर आप पेस्ट कर दीजिए कहीं भी, यहाँ यहाँ डिपेंडेंसी आपकी ऐड होगी। हो गया, बस इतना ही काम करना है। कौन कौन से डिपेंडेंसी ऐड हो गए यहाँ पास? तो ग्रुप इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये इम्प्लीमेंटेशन है। आप चाहे ऐसे ही एज इट इज दे दीजिए, या फिर स्प्रिंग बूट में वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप इसकी वर्जन्स को भी रिमूव कर सकते हैं। और ये इसको आप नेम को आप जिस तरह से इसने दिया, देखो इस जैसे डिपेंडेंसी इसने बनाया है, इस तरह से आप सेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको एज इट इज भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्प्रिंग बूट को वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनली ऑल वर्जन्स क्या किया है इसने रिक्वायर करके रखा है। तो यहाँ सिंपल, तो इसको कॉमा कॉलन सभी को रिमूव कीजिए और नेम एट्रीब्यूट रिमूव कीजिए और यहाँ कॉमा कॉलन और ORG दिस ग्रुप नेम और इसको कॉलन के अंदर समझ में आया? नहीं, ये आपका ग्रुप प्रोजेक्ट में मीन्स स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिक ये डिपेंडेंसी आपका लोड कर देगा। ठीक है, तो आप इसका आप अभी चिंता ना करें, ग्रेडल का वर्कशॉप लूंगा, ग्रेडल में मैं सारी चीज बताऊंगा। जैसे कि अभी मैवन वर्कशॉप हुआ है ना, तो मैं ग्रेडल का भी वर्कशॉप ले लूंगा, तो आपको ग्रेडल के बारे में कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। हाँ ग्रेडल की आप चिंता ना करो, ग्रेडल हाँ इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको, डेप्थ में सारी चीज बता दूंगा। ग्रेडल मैवन, अभी पहले गिट देख लो, गिट वर्कशॉप हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग को ग्रेडल करा दूंगा। फिर इसके बाद जीरा कैसे हैंडल करते हैं, टास्क असाइनिंग टूल कैसे वर्क करते हैं वो देख लेंगे। ठीक, अच्छा मुझे क्या बताना था आपको, चलो अब टाइम क्या है, ज़्यादा हो गया आज। तो MVC कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके बाद से, कि MVC में जो आपको मेन क्या है, स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है। कोड में कुछ भी नहीं है, कोड काफ़ी सिंपल है। फ्लो स्ट्रक्चर आपको जानना है कि चीज़ें इंटरनली एक्चुअली चल कैसे रही हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो एक्चुअली इंटरनली वर्क कैसे करता है। ठीक है, जब एक बार आप फ्लो समझ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें इजी लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ डेवलपर नहीं बनना है कि आपको सिर्फ कोड फाइंड करना है, कोड आपको लिखना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। कोई भी प्रॉब्लम आई आप तुरंत उसको फाइंड कर सको कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। अब ये नहीं मालूम होगा कि ये अभी कस्टम पेज कैसे क्रिएट हो जा रहा है वेब पेज में। कस्टम पेज मीन्स वाइट लेवल एरर पेज देता है ना, जब आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जब लोड करते हो, जब कोई प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या देता है, वाइट लेवल एरर पेज। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि वाइट लेवल एरर पेज दे, मैं अपना खुद का पेज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा है ना। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को मैं प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दूँ कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं URL प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, या कुछ भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो किसी भी पेज को, कस्टम पेज को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें देखेंगे। कस्टम सिक्योरिटी पेज जो होती है उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें। तो जब सिक्योरिटी पैनल पे जब जाएंगे हम, सिक्योरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो वहाँ काफ़ी डेप्थ में हमें सारी चीज़ों को देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसको डेप्थ में, तब जाके सिक्योरिटी समझ में आएगी। और सिक्योरिटी समझने के लिए आपको ये सारे जो बेस मैं अभी बता रहा हूँ इनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप सिक्योरिटी पे काम कर पाएंगे। क्योंकि एक नॉर्मल डेवलपर, जूनियर डेवलपर सिक्योरिटी पे हैंडल नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और पूरा डिपेंड करता है आप के बेस पे। बेस जितना अच्छा होगा उतना क्लियर आपको होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं स्प्रिंग बूट में, जो आप स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर पास कर लिए इंटरव्यू में तो आपको फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे जो क्रूशियल टॉपिक बोलते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, मल्टीपल इंटरफेस लॉगिन्स, इसके अंदर फ्लो जो स्ट्रक्चर है, ये सिक्योरिटी पे ही आपको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट समझ में आएगा। क्योंकि
हम अभी जो देख रहे हैं, ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ एक बेस, एक प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट, जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर एक स्मॉल सा टॉपिक है, ये डिब्बा, इसके बारे में अभी समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं। तो समझ लो कि हम जो अभी एफर्ट लगा रहे हैं सिर्फ एक इस डिब्बे के बारे में लगा रहे हैं कि डिब्बे में रिक्वेस्ट कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन पूरा सिक्योरिटी एक पूरा जाल है, समझे? यस अभी सर। नहीं समझ पाओगे। हाँ, अभी नहीं समझेंगे। तो ये सिक्योरिटी का पूरा, ये जो डिब्बा लगा है ना, ये पूरी सिक्योरिटी है। इसके अंदर ये लॉकर है और उसके अंदर आपके क्या है, डायमंड्स और गोल्ड, हार्ड कैश, सब कुछ जो रखे हैं सब इसके अंदर रखे हैं। ये आपका पूरा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमको क्या है, सिक्योर करने होते हैं किसको, अपने लॉकर्स को, पूरी बिल्डिंग्स में, है ना? तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को कोई चोर एंटर करेगा आपकी बिल्डिंग में, तो सबसे पहले वो बिल्डिंग के अंदर आने से पहले ही वेरिफिकेशन होता है। कितनी वेरिफिकेशन होगी? पहले तो अननोन ऑथराइज वेरिफिकेशन होगा। अगर मान लो ऑथराइज है तो क्या वो वाकई में जेन्युइन पर्सन है या नहीं, या किसी को भी एंटर कर देंगे आप? नहीं, जो हो गया उसके हिसाब से। रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, तो उनको कहाँ तक का परमिशन है, तो यहाँ एंटर होंगे, इसके बाद दूसरे रूम में एंटर होंगे, तीसरे रूम में एंटर, बेडरूम में एंटर होंगे। लेकिन लॉकर तक कौन जाएगा? लॉकर तक वही जा सकता है जो आपका काफी क्लोज होगा, है ना? क्लोज, या आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, या फिर वो आपके पर डिपेंड करता है कि आप अपने लॉकर तक किसको परमिशन देना चाहते हैं, या खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते कि मेरे अलावा कोई ना जा सके। हाँ, क्लियर? मोबाइल में सभी लोग अपना पासवर्ड लगाते हैं ना कि मेरे अलावा कोई ना जा सके। ठीक है, तो काफी सिक्योरिटी में हमें काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसको समझने से, इसलिए मैं आपको बेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले समय में आप लोग को जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर होगा पूरा कंप्लीट एक स्टार्टिंग से, तब जाके आप सिक्योरिटी समझ पाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। आज टाइम हो गया ज़्यादा, दूसरे बैच का टाइम हो गया है, कल ज्वाइन करो। 2 बजे है वर्कशॉप 8 का। हेलो सर। ओके, गुड नाइट। हाँ हाँ बोलो सर, पिछली रिमेनिंग वीडियो मिलती थी तो अच्छा होता था सर मेरी पढ़ाई के लिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास कुछ वीडियो है, मैं क्या कभी कभी क्लास लेने के टाइम भूल जाता हूँ रिकॉर्ड करना, तो कुछ चीज़ें अच्छा। मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो कल मैं चेक करूँगा कौन कौन सी वीडियो है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी मैं देखता हूँ आयुष या फिर हैप्पी किसी के पास होंगे तो मैं लेके दूँगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।